हमले के आरोपी डेविड कोलमैन हेडली ने मुंबई कोर्ट में इशरत जहां का नाम लिया है। शिकागो से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही देकर हेडली ने यह बात कही। हेडली ने कहा कि इशरत जहां सुसाइड बॉम्बर थी, आत्मघाती हमलावर थी। हेडली ने अपने लश्कर सहयोगी मुजम्मिल भट्ट का हवाला दिया और कहा कि इशरत जहां के बारे में लश्कर आतंकी लखवी ने भट्ट को बताया था कि एनकाउंटर में भारत में लश्कर की एक महिला रिक्रूटर मारी गई है। हम आपको बता दें 5 जुलाई 2013 को भी हेडली ने FBI के सामने बताया था कि इशरत जहां सुसाइड बॉम्बर थी। उस वक्त भी ये बात सामने आई थी, लेकिन बड़ी खबर ये कि मुंबई कोर्ट में जहां पर हेडली की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही हो रही है, हेडली ने ये बड़ा खुलासा किया है, ये बड़ा बयान अपनी गवाही में दिया है जिसमें उसने इशरत जहां का नाम लिया है और साथ ही ये कहा है कि इशरत लश्कर की महिला रिक्रूटर थी जिसे भारत भेजा गया था। ये बात हेडली ने कही। हेडली ने अपने लश्कर सहयोगी मुजम्मिल भट्ट का हवाला देते हुए ये बात कही और कहा कि इशरत जहां के बारे में लश्कर आतंकी लखवी ने भट्ट को बताया था। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी डिटेल हम दे रहे हैं। लश्कर के सहयोगी मुजम्मिल भट्ट ने कहा था कि कैसे ज़कीउर रहमान लखवी ने उसे बताया था कि लश्कर की महिला रिक्रूट भारत में एनकाउंटर में मारी गई, उसका नाम था इशरत जहां। यह खुलासा हेडली ने किया है अपनी गवाही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। आज तीसरा दिन है हेडली की गवाही का और तीसरे दिन में यह बड़ा खुलासा हेडली ने किया है। हालांकि इससे पहले FBI को भी दी अपने स्टेटमेंट में हेडली यह खुलासा कर चुका है 2013 में जब उसने ये बात कही थी। एक बार पहले भी इशरत जहां का नाम लिया था, लेकिन मुंबई के कोर्ट में गवाही देते हुए हेडली ने यह बड़ा बयान दिया है। तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस पर आनी शुरू हो गई, लेकिन इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा बात करने के लिए मौजूद हैं एनसीपी के विधायक जितेंद्र आह्वान, साथ ही कांग्रेस से हमारे साथ मीम अफजल साहब मौजूद हैं और बीजेपी से नलिन कोहली जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नलिन कोहली जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी क्योंकि इशरत जहां का मामला ये अपने आप में एक ऐसा मामला है जो सिर्फ आतंकवाद से जुड़ा नहीं था, बल्कि भारत की राजनीति में भी कई परतों में ये मामला अपने आप में उठा है। ऐसे में अब जब डेविड कोलमैन हेडली ने सीधे लश्कर की महिला रिक्रूटर बताया है इशरत जहां को, सबसे पहले आपका रिएक्शन इस पर? आज क्योंकि ये टेस्टिमनी 26/11 के तहत डेविड कोलमैन हेडली या जिन्हें हम लोग दाऊद जिलानी उनका ओरिजिनल नाम है, उनका टेस्टिमनी सुन रहे हैं, तो ये स्पष्ट हो गया है कि इशरत जहां की एक टेररिस्ट ऑपरेटर थी। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने, उस समय अरुण जेटली जी ने, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को पत्र में लिखा था कि कई इसमें गंभीर विषय थी। उसको वेबसाइट पे एक्नॉलेज किया गया था, LET की वेबसाइट पे, कि ये हमारे जो है इनकी शहादत हुई है। डेविड कोलमैन हेडली का टेस्टिमनी आया था, उस टेस्टिमनी का प्रयोग कहीं नहीं किया गया था। और इनफैक्ट यहाँ तक कि एजेंसीज के बीच में एक लड़ाई की गई थी। तो मुझे लगता है जो बड़ा और गंभीर सवाल आज फिर खड़ा हो गया है कि आतंकवाद के विषय पर, देश हित के विषय पर, सुरक्षा के विषय पर क्या राजनीतिक कारणों से हमें इधर उधर करना चाहिए और क्या किसी आतंकवादी को एक और दूसरे रूप से देखने का हमें प्रयास करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि वो एक मार्टर है या एक विक्टिम है जब वो आतंकवाद के लिए आए हैं। तो ये बड़े गंभीर सवाल आज इस टेस्टिमनी के आधार पर खड़े हो गए हैं और इसका स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी अन्य लोगों को जवाब देना पड़ेगा। चलिए, मीम अफजल जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। मीम अफजल जी, 2004 में ये एनकाउंटर हुआ था और उसके बाद तमाम बयानबाजियां इस पूरे मसले पर हुई, जबकि कोर्ट में ये मामला एक तरफ पेंडिंग है, लेकिन फिर भी इस मामले को राजनीतिक बयानबाजियों के मद्देनजर बख्शा नहीं गया। आपकी पार्टी ने भी सवाल खड़े किए थे और नलिन कोहली जी भी अब सीधे आरोप लगा रहे हैं। मीम अफजल जी, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, मीम अफजल से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एनसीपी विधायक जितेंद्र आह्वान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र जी, 2004 में ये एनकाउंटर हुआ, लेकिन उसके बाद आज डेविड कोलमैन हेडली की गवाही में ये बात सामने आना कि वो लश्कर की आतंकी थी, महिला रिक्रूटर थी। आपकी पार्टी का पहला रिएक्शन इस पर? चलिए, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। नलिन कोहली जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। नलिन जी, सवाल तो आप यहाँ पर उठा रहे हैं कि तमाम पार्टियों ने बयानबाजी करने में जल्दबाजियां दिखाई, सब कुछ हुआ, लेकिन
हेडली के इस बयान को आप कितना अहम इस वक्त मानते हैं, जबकि एक तरफ ये मामला कोर्ट में है और इस पर आगे फैसला होना है? मैं बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाहूंगा। डेविड कोलमैन हेडली इस वक्त जेल में है, 35 साल की सजा काट रहे हैं। वो सजा इसलिए काट रहे हैं क्योंकि आतंकवाद के साथ जुड़े हुए हैं। वो मुंबई में थे, उनके बयान और उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्लियरली दिखाता है कि मुंबई के जो 26/11 का हादसा था और जो टेररिस्ट अटैक था उसमें उनकी एक अहम भूमिका थी। ये बात यूनाइटेड स्टेट्स में भी स्पष्ट है, उस टेस्टिमनी में भी स्पष्ट है। तो जब उसको इस रूप से देखा जाए, क्या प्रश्न आज ये उठाए जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, भारत के लिए एक अलग विषय हो जाएगा। हमें अपने राजनीतिक कारणों की वजह से इस बयान को स्वीकारना नहीं चाहिए। आतंकवाद की लड़ाई आतंकवाद की लड़ाई है, इंसानियत के खिलाफ की लड़ाई है। उसमें ना कांग्रेस की बात है, ना बीजेपी, ना कोई अन्य पार्टी की। देश का कोई नागरिक आतंकवाद के सामने शिकार हो, क्या हमें सब मिलकर उसको लड़ना नहीं चाहिए, उसका सामना नहीं करना चाहिए? और जहां तक उस समय इशरत जहां की बात देखे, ऐसा ऑलमोस्ट हो गया था स्पष्ट कि इस बात को ना स्वीकारा जाए कि वो एक आतंकवादी हैं। इस बात को ना स्वीकारा जाए कि डेविड कोलमैन हेडली ने भी इसकी तरफ खुलासा किया हुआ है। तो इन सबको हटाकर एक राजनीतिक कारण से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ पूरा अटैक हो, नरेंद्र मोदी जी और भाजपा को किसी तरह इसमें फंसाया जाए, उसको मद्देनजर रखते हुए आतंकवाद की लड़ाई का एक किस्म से डाइल्यूशन करना, ये बड़ा एक गंभीर विषय हो जाता है। और कहां तक ये देश हित में है, वो आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल यहाँ पर बीजेपी की तरफ से इस वक्त इस पर उठ रहा है। लेकिन गुजरात की सियासत जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर उलझी थी, वो भी अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। फिलहाल ललित जी, आपका शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। लेकिन हमारी संवाददाता रीमा पाराशर ने बात की सिद्धार्थ नाथ सिंह से, बीजेपी के नेता। सुनिए वो इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता और प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह। सिद्धार्थ जी, जिस तरह से अब हेडली नए नए खुलासे कर रहा है और आज जिसको लेकर गुजरात की राजनीति में उछाल आया था, बवाल आया था, इशरत जहां, उनका नाम लिया है और कहा है कि वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थी इस पूरे मामले में। देखिए, जब इशरत जहां का इनकाउंटर हुआ था, जिसको कांग्रेस फेक इनकाउंटर कहती रही है, उस समय भी कांग्रेस के लोग उनके घर गए थे मुंबई में, उनको 1 लाख रुपए का चंदा देने के लिए। जब एलईटी की वेबसाइट पे आया था तो भाग खड़े हुए थे। उसके बाद एनआईए, आईबी सब ने इस पे मोहर लगाई कि वो एलईटी की फिदायीन थी। आज डेविड हेडली ने भी उस पे मोहर लगाई है और कहा है कि इशरत जहां एक फिदायीन थी एलईटी की। और अब कांग्रेस जो सेकुलरिज्म का ढोल पीटती है और अपने वोट बैंक के लिए किसी राष्ट्र सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती है, आज उनको सामने आना चाहिए। और विशेष रूप से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूरे देश के सामने राष्ट्र सुरक्षा के साथ अपने वोट बैंक के स्वार्थ के लिए जो गेम खेल रहे थे, उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। गुजरात में ये मुद्दा सबसे ज़्यादा उछला था और जब नरेंद्र मोदी का कैंपेन हुआ था तब पूरे देश में ऑपोजिशन ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया था, खासकर जिस तरह आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह के और कई खुलासे हो सकते हैं जिसमें बाद में पता लगे कि नरेंद्र मोदी का नाम आया? देखिए, जहां मैं इतना ही कह सकता हूं कि देश के साथ वोट बैंक को लेते हुए राष्ट्र सुरक्षा के साथ कांग्रेस और वामपंथियों ने बहुत खिलवाड़ करा है। राष्ट्र सुरक्षा एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर राजनीति नहीं हो सकती, मगर इन लोगों को अपना स्वार्थ चाहिए, उनको अपने वोट चाहिए, इसलिए वो वोट बैंक की राजनीति खेलते हैं। तो अब क्या खुलासे आते हैं, क्या नहीं आते हैं, मैं नहीं कह सकता, मगर गुजरात में इन्होंने इसका इस्तेमाल किया। गुजरात की जनता ने उसका जवाब दिया, देश की जनता ने भी उसका जवाब दिया है। अब जो खुलासे डेविड हेडली कर रहे हैं, उससे एक बात साफ हो गई है कि कांग्रेस और वामपंथी और अनेक विपक्ष के जो लोग हैं, ये वोट बैंक के लिए देश की राष्ट्र सुरक्षा को दांव पे लगा सकते हैं। शुक्रिया। तो ये हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह, जिनका सीधे सीधे कहना है कि अब कांग्रेस और वामपंथी दलों को जवाब देना चाहिए कि इस तरह के आरोप किस तरह से चुनाव के दौरान लगाए गए। कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ रीमा पाराशर, दिल्ली आज। तो कांग्रेस और एनसीपी के रिएक्शंस आपने सुने, यहाँ पर संभल कर बोलने की कोशिश। लेकिन बड़ी खबर ये कि हेडली ने आज तीसरे दिन की अपनी गवाही में ये बड़ा खुलासा किया है। इशरत जहां का नाम लिया है हेडली ने। इशरत जहां वो नाम जो फेक एनकाउंटर के चलते और उसके बाद तमाम सियासत की बयानबाजियों के हमने इसमें उदाहरण देखे, लेकिन यहाँ
जहां पर हेडली की तरफ से ये कहना कि लश्कर की सुसाइड बॉम्बर थी, लश्कर की आतंकी थी इशरत जहां, अपने आप में इस लंबे केस को लेकर एक बड़ा बयान है, क्योंकि इस केस ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। कानूनी लड़ाई एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ जो बीजेपी आरोप लगातार लगाती रही है कि इशरत जहां का नाम एक राजनीतिक हथियार के तौर पर कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियों ने इस्तेमाल किया है बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ। अब ऐसे में इस बयान के बाद आगे क्या तस्वीर बदलती है? बने हुए इस वक्त की बड़ी खबर पर आपको बताएं, डेविड कोलमैन हेडली ने यह खुलासा किया है अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी जा रही गवाही में। इशरत जहां ये नाम लिया है और साथ ही कहा है कि इशरत जहां सुसाइड बॉम्बर थी, लश्कर की महिला रिक्रूटर थी और अपने एक सहयोगी का नाम लेते हुए उसने ये दावा किया कि उसे ये जानकारी दी गई थी कि भारत में लश्कर की महिला रिक्रूटर इशरत जहां मारी गई है। 2004 में इशरत जहां का एनकाउंटर हुआ था, आपको बता दें, और इशरत जहां पर यह आरोप था कि उसने अपने साथियों के साथ नरेंद्र मोदी की हत्या की प्लानिंग में वो शामिल थी और उस हत्या को अंजाम देने के मकसद से वहां दाखिल हुई थी अहमदाबाद में, जहां ये एनकाउंटर हुआ। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहा डेविड हेडली ने अपनी गवाही में आज। लश्कर की सहयोगी मुजम्मिल भट्ट ने कहा था कि कैसे ज़कीउर रहमान लखवी ने उसे बताया था कि लश्कर की महिला रिक्रूट भारत में एनकाउंटर में मारी गई है, उसका नाम था इशरत जहां। हालांकि इससे पहले भी हेडली ने FBI के सामने ये बयान दिया है और अब मुंबई की स्पेशल कोर्ट में जहां हेडली की गवाही चल रही है, उसमें एक बार फिर हेडली ने यह बात जाहिर की है। लश्कर के रिक्रूटर बताया है इशरत जहां को, और इसके साथ ही ये अहम गवाही, क्योंकि ये केस अभी भी चल रहा है और ऐसे में हेडली की इस गवाही के परिणाम कितने आगे तक जाएंगे इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। दिल्ली में बीती रात हंगामा करने वाले लड़के लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल जांच में शराब की पुष्टि भी हो गई है और आपको ये भी बता दें कि इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने अपनी मर्सिडीज से एक बाइक सवार को टक्कर। Hello and welcome to another episode of Gadgets and Gizmos. My name is Gaurav Prethi and what's new? Well, we are in KL, Malaysia. It's a beautiful place where you find the tallest of the buildings, beautiful restaurants, clean roads and no cows. I wonder where